नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। स्वागत है आपका हमारे इस स्पेशल कार्यक्रम भारत एक उगता सूरज। इस शो में हम आपको बताएंगे कि कैसे भारत अलग अलग क्षेत्रों में दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थव्यवस्था की। आज भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 2027 तक हम चौथी और 2029 तक हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होंगे। यहां तक कि हमारी अर्थव्यवस्था ने हम पर हुकूमत करने वाले ब्रिटेन को भी पीछे छोड़ दिया है। दुनिया के आसमान पर अर्थव्यवस्था के मामले में भारत तेजी से आसमान में चढ़ रहा है और एक नया भारत सूरज बन रहा है। दुनिया के फलक पर भारत का सूरज चमक रहा है और ऐसा चमक रहा है कि दुनिया की आंखें चकाचौंध हो रही हैं। भारत की अर्थव्यवस्था ने इस साल ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को पीछे छोड़ दिया है। भारत अभी दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है और आने वाले समय में अमेरिका और चीन के बाद भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। SBI के आंकड़ों के मुताबिक 2027 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर भारत चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा, जबकि 2029 तक जापान से आगे निकलकर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जर्मनी की अगर जीडीपी ग्रोथ देखें, पास्ट, प्रेजेंट या जो फ्यूचर एस्टिमेट्स हैं वो कहीं भी इसके सामने नहीं टिकती है। दूसरा, मेरा ये पर्सनल बिलीफ है, जर्मनी आज रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, एनर्जी की वजह से। उसके बाद आ जाती है जापान की इकोनॉमी। जापान की इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ बहुत कम रही है। कुछ समय पहले तो कुछ क्वार्टर्स में नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ भी रही है। मिड 80s के बाद जापान उस तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाया क्योंकि येन को जो है उसे डीवैल्यू उस तरीके से करने की ग्लोबली एक्सेप्टेंस नहीं मिली है। तो मेरा ये मानना है कि आने वाले कुछ सालों में हम वो कैपेबिलिटी रखते हैं कि हिंदुस्तान जर्मनी और जापान दोनों को पछाड़ के थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की कैपेबिलिटी और संभावना रखते हैं। जब से भारत ने 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का टारगेट तय किया है, उसी समय से ये सवाल पूछा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का आकार क्या चीन से ज्यादा हो पाएगा, और अगर हो पाएगा तो कब। अगर मौजूदा आंकड़ों के हिसाब से मुकाबले करें तो फिलहाल भारत की इकोनॉमी का आकार करीब $3.5 ट्रिलियन है, जबकि चीन की अर्थव्यवस्था $17.5 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। 2047 तक भारत का लक्ष्य $20 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनने का है। इसके लिए सालाना 7 से 7.5% की विकास दर की जरूरत होगी। ऐसे में भारत का चीन से आगे निकलना अगले 25 साल तक तो मुमकिन नजर नहीं आता है, क्योंकि जब तक चीन भी तरक्की करते हुए आज के मुकाबले कहीं बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। चाइना एक मेजर रियल एस्टेट क्राइसिस के थ्रू गुजर रहा है। बैंक्स के ऊपर भी समस्याएं आ रही हैं और चाइना ने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कहीं ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दी जो उसे नेगेटिव पड़ रहा है। तो आने वाले सालों में क्योंकि हमारी सरकार का मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस है और मेरा ये बिलीफ है क्योंकि सरकार जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के ऊपर फोकस कर रही है, हम मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ सकते हैं और हम ये कैपेबिलिटी रखते हैं लॉन्ग टर्म में कि चाइना की बराबरी कर सकें और चाइना को पछाड़ भी सके, अगर हम मैन्युफैक्चरिंग पे इसी तरह का फोकस बनाए रखते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल बिलीफ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ 32 साल पहले यानी 1990 के आसपास भारत और चीन की अर्थव्यवस्था में मामूली अंतर था, लेकिन इसके बाद चीन ने आर्थिक नीतियां बदली। फिर चीन की अर्थव्यवस्था ने रफ्तार पकड़ी और ऐसी रफ्तार पकड़ी कि आज उसकी जीडीपी भारत से 5.46 गुना बढ़ी है। भारत में प्रति व्यक्ति आय जहां $2,500 के करीब है,
वहीं चीन में ये $17,000 के नजदीक है। 1991 से अब तक भारतीयों की आय महज 5 गुना बढ़ी है, जबकि इस दौरान चीन में प्रति व्यक्ति आय 24 गुना बढ़ गई है। इसमें कोई शक नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भारत के सामने चीन के करीब पहुंचना और आर्थिक असमानता को दूर करते हुए लोगों की आय को बढ़ाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। 2022 के वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में भारत के टॉप 10% अमीरों के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति में 57% हिस्सेदारी है। वहीं आबादी के आखिरी 50% हिस्से के पास कुल राष्ट्रीय संपत्ति में महज 13% हिस्सा है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने पे पूरा फोकस रखना होगा, ये बहुत ज़रूरी है, ताकि जो इनइक्वालिटी है उसको हम ख़त्म कर सकें। और वो कैसे होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे ख़त्म होगी? मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस डाल के। तो कहीं ना कहीं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, मोदी सरकार आज बहुत सही प्लानिंग कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस कर रही है। ऑलरेडी हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, अभी मोबाइल फ़ोन्स के एक्सपोर्ट्स में हिंदुस्तान ने रिकॉर्ड बनाया है। तो कहीं ना कहीं हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं। बट हाँ, इस चीज़ को मैं मेरे दोस्त मानता हूँ बिल्कुल कि इनइक्वालिटी हमें दूर करनी होगी, और जो हमारे गरीब भाई बहन हैं उनको रोजगार देके उनका फाइनेंशियल इनकम है बढ़ाना होगा। ये हम सबकी ड्यूटी है। चीन और भारत दोनों की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, लेकिन एक पॉइंट ऐसा है जहां चीन हमसे काफी पीछे है, और यही पॉइंट चीन की अर्थव्यवस्था को ग्रहण लगाएगा और भारत की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देगा। दरअसल चीन दुनिया का ऐसा पहला देश है जो अमीर होने से पहले बूढ़ा हो जाएगा। जी हाँ, आने वाले समय में चीन में एक बड़ी आबादी वृद्धों की होगी। आने वाले दशक में चीन की आबादी 1.5 अरब से कम होगी। अगले करीब 3 दशक में चीन की आबादी लगभग 1.3 अरब रह जाएगी। लेकिन इस जनसंख्या में 2050 तक ऐसे लोगों का आंकड़ा 70% होगा जो चीन में कामकाजी लोगों पर निर्भर रहेंगे, यानी 70% संख्या उम्रदराज लोगों की होगी। फिलहाल चीन में 35% आबादी कामकाजी लोगों के सहारे रहती है, लेकिन इस आंकड़े के दोगुना होते ही चीन पर भारी दबाव पड़ेगा और स्वास्थ्य व्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होगी। लेकिन जैसे ही इन आंकड़ों के पैमानों पर भारत को मापा जाता है तो हालात अलग नजर आने लगते हैं। भारत की जनसंख्या 2050 तक 1.7 अरब होने का अनुमान है। ऐसे में यहाँ पर जनसंख्या तो दुनिया में सबसे ज्यादा होगी, लेकिन कामकाजी लोगों पर निर्भर आबादी का आंकड़ा काफी कम होगा, यानी उम्रदराज लोगों की संख्या बहुत कम होगी। दूसरे शब्दों में भारत में युवाओं की संख्या ज्यादा होगी। हमारे पास क्वालिफाइड लोगों का बेस है, टेक्निकल टीम्स हैं, कैपेबल लोग हैं, और आज की तारीख में हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब ने दुनिया के अंदर बहुत अच्छी ब्रांडिंग और इमेज हिंदुस्तान की बनाई हुई है। हिंदुस्तान को एक पॉजिटिव दोस्त के रूप में देखा जा रहा है। तो क्यों नहीं हम चाइना के सामने सीना तान के खड़े आज भी हैं। इकोनॉमी हमारी बढ़ रही है और आने वाले समय में बिल्कुल मेरा ये मानना है, और मैं ये जो है इमोशनल होके नहीं है, आपको पूरा फैक्चुअल डेटा दे सकता हूँ अगर मेरे साथ कोई भी बैठे, कि हिंदुस्तान आने वाले सालों में कैसे चाइना का मुकाबला कर सकता है। भारत और चीन ने ग्लोबलाइजेशन का जमकर फायदा उठाया है, लेकिन भारत और चीन की तरक्की में मूलभूत अंतर ये रहा है कि चीन में मैन्युफैक्चरिंग, सप्लाई चेन और वैश्विक स्तर के बुनियादी ढांचे को तैयार किया। वहीं भारत की अभी तक की तरक्की में सर्विस सेक्टर का बड़ा हाथ रहा है। यही वजह है कि एक तरफ चीन वर्ल्ड फैक्ट्री बन गया तो दूसरी तरफ भारत दुनिया का बैक ऑफिस बनकर उभरा। दुनिया भर की कंपनियां अपना निर्माण काम चीन में करवाती है, तो बैक ऑफिस के काम के लिए वे भारत के इंग्लिश बोलने वाले युवाओं पर निर्भर है।
लेकिन अब भारत चीन के प्रोडक्शन हब होने का खिताब भी छीनने वाला है। इसके लिए भारत ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI स्कीम्स को बढ़ावा देकर दुनिया की दिग्गज कंपनियों को भारत में निर्माण के लिए आकर्षित किया है। उम्मीद है कि सर्विस सेक्टर के साथ ही अब भारत का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अर्थव्यवस्था को बढ़ाने में मददगार होगा। डेटा बता रहा है कि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है बड़ी इकोनॉमी से। कोविड का काला साया अब हमारे से दूर हो चुका है, उससे हम निकल आए हैं। कोविड से निकलते ही हिंदुस्तान की इकोनॉमी ने रीबाउंड किया है, तरक्की करना शुरू की है, और जो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पावर है कंजम्पशन, बाइंग, वो पूरी तरीके से रंग दिखा रही है, जिसकी वजह से हमें ये ग्रोथ मिल रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि प्रोडक्शन के लिहाज से कोरोना काल पूरी दुनिया के साथ भारत के लिए भी निराशा भरा रहा है। लेकिन अब भारत की ग्रोथ स्टोरी जंप लगाने के लिए तैयार है। ग्लोबल रिसेशन के गहराते खतरे के बावजूद भारत की विकास दर मामूली घटी है। इसी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था करार दिया है। EY और CII के एक सर्वे में दावा किया गया है कि 71% MNCs भारत में विस्तार योजनाओं के तहत निवेश के लिए तैयार हैं। इससे समझा जा सकता है कि भारत की बढ़ती आर्थिक शक्ति किस तरह से दुनिया में अपना परचम लहरा रही है। भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया उम्मीद कर रही है कि अर्थव्यवस्था के मामले में आने वाले समय में भारत चीन के सामने सीना तान के खड़ा होगा। ऐसे में भारत में निवेश का बढ़ना दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी फायदेमंद है। उम्मीद की जा रही है कि 2030 तक भारत दुनिया की सभी उभरती अर्थव्यवस्थाओं में अव्वल होगा, जिनकी अगले एक दशक में कुल वैश्विक GDP में आधी हिस्सेदारी होगी। महामारी और रूस यूक्रेन के युद्ध के चलते बड़ी महंगाई ने ज्यादातर विकसित अर्थव्यवस्थाओं को पीछे धकेल दिया है और इनमें ग्रोथ की संभावना काफी कम है। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जिस तेज गति से आगे बढ़ रही है, उसे रोक पाना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। वहीं आज जब वैश्विक राजनीति की बात होती है तो भारत का नाम पहले आता है। आज भारत दुनिया के तमाम देशों में अग्रणी बना हुआ है। आज दुनिया के तमाम देश भारत की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देखते हैं। मामला चाहे रूस यूक्रेन युद्ध का हो या इजराइल और फिलिस्तीन के मनमुटाव का, भारत आज किसी को भी सलाह दे पाने की स्थिति में है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में भारत ने अपनी स्थिति ऐसी बना ली है कि कई बार भारत का साथ देने के लिए दुश्मन देश भी एक साथ खड़े नजर आते हैं। विश्व की राजनीति में भारत का कद आज इतना ऊंचा है कि भारत की सलाह को गंभीरता से सुना जाता है। कहा जा सकता है कि वैश्विक राजनीति में भारत एक उगता सूरज है। विश्व की राजनीति के आसमान पर भारत एक चमकता हुआ सितारा है। ऐसा सितारा जिसकी चमक दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज पूरी दुनिया में भारत की धमक ऐसी है कि दुनिया का कोई भी देश हो, भले ही वो शत्रु हो या मित्र, भारत की अनदेखी नहीं कर सकता। समरकंद में जब भारत ने रूस को युद्ध छोड़कर शांति बनाने की सलाह दी थी, उसे सुनकर पूरी दुनिया एक बारगी सत्ते में आ गई थी। पुतिन को जो सलाह देने की हिम्मत नॉर्थ कोरिया और ईरान जैसे करीबी और जिगरी दोस्त देशों में भी नहीं थी, वो सलाह मोदी ने पूरी दुनिया के सामने दे डाली। पुतिन के सामने बैठकर ये कह देना कि ये युग युद्ध का नहीं है, पूरी दुनिया खास करके यूरोपीय और पश्चिमी देशों के लिए एक अचंभे की बात थी। आज का युग युद्ध का है नहीं, और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती है। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके। बाद में फ्रांस जैसे कई देशों ने मोदी के इस बात की तारीफ भी की, और यही क्यों, जरा इससे पहले भी चलिए।
तब जब रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला था, तब अमेरिका ने रूस पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे। उन प्रतिबंधों के मुताबिक क्वाड देशों को रूस से तेल खरीदने की इजाजत नहीं थी। लेकिन अमेरिकी धमकी को नजरअंदाज करते हुए भारत ने रूस से तेल खरीदना जारी रखा। अमेरिका भारत का कुछ नहीं बिगाड़ पाया। इस बात की तारीफ पड़ोसी मुल्क के नेता इमरान खान को भी करनी पड़ी थी। हिंदुस्तान अमेरिका का स्ट्रेटेजिकल एलाय है। वो रूस से सस्ता तेल खरीद रहे हैं, वो रूस से हथियार खरीद रहे हैं, तो अमेरिकन हिंदुस्तान को कुछ नहीं कहते, क्योंकि उनकी फॉरेन पॉलिसी आजाद थी, अपने लोगों के लिए थी। पाकिस्तान चूंकि आतंक परस्त है, इसलिए उसके साथ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तहत व्यवहार करते हुए कोई बातचीत नहीं की गई। लेकिन अन्य जो भारत के पड़ोसी राष्ट्र हैं, छोटे पड़ोसी राष्ट्र हैं, उनके साथ भारत ने लगातार अपनी सक्रियता बनाए रखी और उनको अपनी विदेश नीति में प्रमुखता दी है, और जिससे कि भारत की पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत के जो संबंध हैं वो गहरे हुए हैं, प्रगाढ़ हुए हैं, और ये चाइना की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए भी किया गया है। इसके बाद तो जो पश्चिमी मीडिया मोदी सरकार की अनेक मुद्दों पर आलोचना करने से नहीं थकता था, वो मोदी की तारीफों के पुल बांध रहा है। यहाँ एक सवाल ये भी है कि भारत के इतने बड़े सहयोगी देश को युद्ध के संदर्भ में दो टूक कह पाने की हिम्मत मोदी कैसे कर पाए। दरअसल ये भारत की नई और परंपरा से हटकर सोच रखने वाली नई विदेश नीति को दर्शाता है। वैसे तो इस नई विदेश नीति में कई महत्वपूर्ण आयाम हैं, लेकिन इससे जो 3 सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं वो है डी-हाइफिनेशन, भारत की विदेश नीति में भारत की संस्कृति, परंपरागत नीति की जगह नई सोच। अब जरा इसे विस्तार से समझिए। सबसे पहले बात डी-हाइफिनेशन की। डी-हाइफिनेशन इसे इस तरह से समझिए, एक तरफ भारत चीन को नियंत्रण में लाने के लिए अमेरिका के साथ क्वाड जैसा समूह बनाकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर की आर्थिक एवं राजनीतिक संस्थाओं में सुधार लाने के लिए रूस के साथ ब्रिक्स में अपना पूरा योगदान दे रहा है। जबकि अमेरिका और रूस एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, भारत के इस आत्मविश्वास को दुनिया न केवल समझ रही है बल्कि उसका सम्मान भी कर रही है। इसलिए भारत ने रूस से जब मिसाइल सुरक्षा सिस्टम S-400 खरीदा तो अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध नहीं लगाया, जबकि कई अन्य देशों को ऐसा करने पर अमेरिकी प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा है। यही है भारत की डी-हाइफिनेशन नीति। वैश्विक राजनीति में भारत के बढ़ते कद को इस तरह से भी समझ सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनाए जाने के मुद्दे पर अमेरिका और रूस एक साथ यानी भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। साफ है कि विश्व की राजनीति में भारत आज पहले से ज्यादा यथार्थवादी, व्यवहारिक और गतिशील बन रहा है। मोदी सरकार ने पुरानी विदेश नीतियों में कई प्रकार के प्रयोग किए हैं, जिनमें से अधिकांश सफल हुए हैं। आज भारत की विदेश नीति ऐसी है कि भारत ना तो किसी देश को खुश करने के लिए और ना ही किसी देश से पुष्टिकरण वैलिडेशन प्राप्त करने के लिए निर्णय लेता है। इससे देश का स्वाभिमान भी कहीं ना कहीं अधिक बढ़ता नजर आ रहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले इस नए भारत की नीति जीरो टॉलरेंस की है और ये बदस्तूर जारी है। वहीं अगर महाशक्तियों के साथ संबंधों की बात करें तो भारत और अमेरिका की जो रणनीतिक साझेदारी है लगातार गहरी हुई है, लगातार प्रगाढ़ हुई है, और वहीं रशिया के साथ जो भारत का जो टाइम टेस्टेड पार्टनरशिप है वो भी कायम है और उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं, रोड शो कर रहे हैं। रोड शो की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, गुजरात दौरे पर है। आने वाले वक्त में गुजरात के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात दौरा बेहद अहम है। यहां वो रोड शो भी कर रहे हैं, थोड़ी देर बाद जनसभा को भी संबोधित करेंगे वडोदरा में, और उन्हें देखने के लिए यहाँ न केवल कार्यकर्ताओं की बल्कि
जनता की भी भीड़ उमड़ी हुई है। भारत एक उगता सूरज में अब बात करते हैं उसकी जो समय की जब भारत पूरी दुनिया के लिए संजीवनी बनकर उभरा। कोरोना का वो काल जब पूरी दुनिया परेशान थी, हर ओर हाहाकार मचा हुआ था, सब देश खुद को बचाने में जुटे थे, वैक्सीन की मारामारी थी। ऐसे समय में भी भारत सबकी मदद कर रहा था। भारत ने वैक्सीन का इस्तेमाल खुद तो किया ही, साथ ही कई देशों को भी इसका लाभ पहुंचाया। यहाँ तक कि कुछ देशों को तो मुफ्त वैक्सीन भी उपलब्ध करवाई गई, जिसकी तारीफ अमेरिका समेत WHO कई बार कर चुका है। और अब भारत को दुनिया उगते सूर्य के रूप में देख रही है। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब जब दुनिया पर कोई संकट आया है, तब तब भारत ने विश्व को राह दिखाई है। विश्व गुरु भारत की महानता को संयुक्त राष्ट्र समेत कई देश सलाम कर रहे हैं। कोरोना जैसी प्राण घातक महामारी को मिटाने के लिए भारत ने दुनिया में निर्णायक भूमिका निभाई, जिसके योगदान को कई देशों ने सराहा। कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया को उबारने के लिए भारत ने करोड़ों की संख्या में कोविड वैक्सीन को दुनिया भर के देशों को भेजा, जिसके इस महान योगदान की तारीफ पूरी दुनिया में होती है। अमेरिका तक ने माना कि दुनिया के शीर्ष संस्थानों के साथ मिलकर भारत में निर्मित कोविड-19 के टीके ने दुनिया को खतरनाक महामारी से बचाया। जिस दिन हिंदुस्तान ने 1 मिलियन वैक्सीनेशंस एक ही दिन में एडमिनिस्टर करे, बस उसी दिन अमेरिका ने वो पाबंदी उठा दी, वो प्रतिबंध उठा दिया, वो रिस्ट्रिक्शन, वो जो सैंक्शन था वो उठा दिया। अब इसको आप चाहे महज इत्तेफाक कहिए या कुछ भी कहिए, फैक्ट है ना। मगर तो हिंदुस्तान जो है अभी आत्मनिर्भर हो गया है और ऐसी राह पे है जहां पे हम एक विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। महामारी के दौरान दवा के क्षेत्र में व्यापक अनुभव और ज्ञान की वजह से भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा गया। दुनिया में सबसे बड़ा दवा निर्माता देश भारत है और ज्यादा संख्या में देशों ने कोरोना वायरस का टीका खरीदने के लिए उससे संपर्क किया, तो भारत भी पूरी दुनिया और खासकर गरीब देशों की मदद के लिए आगे आया। बिना किसी झिझक के भारत ने मुफ्त में कोविड वैक्सीन के करोड़ों डोज की सप्लाई की, जिससे लाखों लोगों की जान बची। देश के साथ साथ WHO ने भी माना था कि भारत के टीके ने दुनिया को बचाया है और इसके योगदान को कमतर नहीं आंका जाना चाहिए। भारत ने कोविड के खिलाफ दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया था। तब से लेकर अब तक करीब 100% वयस्कों को टीके की कम से कम 1 डोज लग चुकी है। दुनिया के शीर्ष संस्थानों के साथ मिलकर भारत में निर्मित कोविड-19 के टीके ने दुनिया को खतरनाक महामारी से बचाया। दुनिया के देशों में उपलब्ध होने वाले कई प्रकार के रोग निरोधक टीकों में हमारी बादशाहत कायम हुई। रोग निरोधी टीकों में भारत की भागीदारी 60% से भी अधिक है। यानी दुनिया के देशों में लगाए जाने वाले रोग निरोधक टीके विकसित करने, तैयार करने और दुनिया के देशों को उपलब्ध कराने का लोहा दुनिया मानती है। कोरोना महामारी के दौर में एक साथ 2 वैक्सीन के उपयोग के लिए अनुमति देने वाला भारत दुनिया का पहला देश बना था।
कल तक अमेरिका, रूस और अन्य देशों की ओर वैक्सीन की आस लगाए दुनिया के देशों को सबसे अधिक विश्वास भारत की वैक्सीन पर रहा। यही वजह है कि दुनिया के कई देश जल्द से जल्द भारतीय वैक्सीन की सप्लाई शुरू करने का दबाव बनाते रहे। फरवरी 2022 तक के आंकड़ों के मुताबिक भारत ने 69 देशों को 583 लाख डोज से ज्यादा की मदद की। बांग्लादेश को 2.25 करोड़ से ज्यादा डोज पहुंचाई। म्यांमार को 1.86 करोड़ डोज की मदद। नेपाल को 94.99 लाख डोज पहुंचाए। इंडोनेशिया को 90.08 लाख डोज की मदद। अफगानिस्तान को 14.68 लाख डोज पहुंचाई गई। श्रीलंका को 12.64 लाख डोज पहुंचाई। भूटान को 5.5 लाख डोज पहुंचाए गए। मालदीव को 3.12 लाख डोज मुहैया कराई गई। यूरोप के देशों में भारत से ब्रिटेन को सबसे ज्यादा 50 लाख डोज मिली थी। कनाडा को 5 लाख और मैक्सिको को वैक्सीन की 8.7 लाख डोज दी गई थी। संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षक बल के लिए 2 लाख मुहैया कराई गई थी डोज। संयुक्त राष्ट्र के स्वास्थ्य कर्मियों के लिए भी 1.25 लाख डोज उपलब्ध कराए गए थे। कोरोना से जंग में भारत दुनिया के तमाम देशों को वैक्सीन देकर अहम भूमिका निभा रहा था। भारत ने 70 से ज्यादा देशों को 583 लाख से ज्यादा डोज दी। खास बात ये रही कि 583 लाख वैक्सीन की डोज में से कुछ वैक्सीन मैत्री के तहत फ्री में भी उपलब्ध कराई गई। वहीं 338.4 लाख डोज कमर्शियल तौर पर दी गई, जबकि कोवैक्स के तहत 164.88 लाख डोज भेजी गई थी। उस समय जब कोई किसी की मदद करने को तैयार नहीं था, सब देश खुद को बचाने में लगे थे। अपने लोगों को बचाना ही सबकी प्राथमिकता थी। उस समय भी भारत ने अन्य देशों की चिंता की। वैक्सीन भेजे जाने पर कनाडा से लेकर बांग्लादेश, भूटान तक भारत की तारीफ हुई। यहाँ तक कि कनाडा में तो पीएम मोदी के बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, जिनमें पीएम मोदी को धन्यवाद किया गया। इतना ही नहीं, WHO भी कई बार पीएम और भारत की तारीफ कर चुका है और ब्राजील के राष्ट्रपति जेयर बोल्सोनारो ने तो धन्यवाद कहने के लिए हनुमान की तस्वीर शेयर की थी। कोरोना काल में भारतीय वैज्ञानिकों ने एक बार फिर दुनिया को ये दिखा दिया है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिक दुनिया के देशों से कभी भी कम नहीं है, बल्कि ये कहना उपयुक्त होगा कि दुनिया के देशों से कहीं अधिक आगे भारतीय वैज्ञानिक और चिकित्सा जगत रहा। दरअसल हम भूल जाते हैं कि दुनिया के देशों में आज भी भारतीय टीकों का डंका बजता है। हम भूल जाते हैं कि दुनिया के विकसित देशों से लेकर विकासशील और अविकसित देशों में भारतीय वैक्सीन ही नहीं, बल्कि दवाओं तक का जादू चलता है। इसे क्या कहा जाए कि आज भी हम अपने देश में अपनी जेनेरिक दवाओं को वो स्थान नहीं दिला पाए जो दुनिया के देशों में भारत द्वारा निर्मित जेनेरिक दवाओं को मिली हुई है। बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों समेत दुनिया के देशों में जेनेरिक दवाओं की कुल मांग 20% से भी अधिक आपूर्ति भारतीय जेनेरिक दवा निर्यातक कंपनियां कर रही हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि कोविड पेंडेमिक लगभग 3 साल इसके पूरे होने वाले हैं। ये दिसंबर 2019 में इसके पहले की वुहान की चीन शहर से ये स्टार्ट हुआ था।
हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और दिशा निर्देश में हमारे साइंटिस्टों ने एक सराहनीय कार्य किया। न ही कम से कम समय में वैक्सीन्स को बनाया, बल्कि उसकी उपलब्धता भी भारतवर्ष और भारतवर्ष के साथ साथ मोर देन 40 कंट्रियों में हमने इसको सप्लाई किया। भारतवर्ष ने वेव 1 और वेव 2 के दौरान जो भी दवाइयां कोविड के इलाज में यूज होती थी, चाहे वो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हो या बाकी लाइफ सेविंग दवाइयां हो, पूरे वर्ल्ड को सप्लाई की। इस बात पर हमें गर्व करना होगा कि दुनिया के देशों की जरूरत के टीकों में 60% की आपूर्ति भारत कर रहा है। एक आंकड़े के मुताबिक दुनिया के करीब 170 देशों में 1.5 अरब टीकों की खुराक हमारा सीरम इंस्टीट्यूट ही कर रहा है। ये सब इसलिए कि हमारे टीकों को न केवल विश्व स्वास्थ्य संगठन से मान्यता प्राप्त और विश्वसनीय माना जाता है, बल्कि दुनिया के देशों में इन टीकों की गुणवत्ता पर पूरा भरोसा है। याद कीजिए, कोरोना के शुरुआती दौर में अमेरिका समेत दुनिया के देशों ने किस तरह से हमारे देश की निर्मित और मलेरिया के लिए अति आवश्यक दवा को उपलब्ध कराने का दबाव बनाया, और फिर भारत द्वारा दवा अमेरिका को उपलब्ध कराने की वजह आलोचना का शिकार भी होना पड़ा। हालांकि आलोचना अलग बात है, पर इसका गर्व होना चाहिए। अमेरिका जैसे देश को कोरोना हालातों में हमारी वैक्सीन पर विश्वास जताना पड़ा। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बल्कि तथ्य है कि आज दुनिया के देशों में बच्चों के जितने प्रकार के टीके लगाए जाते हैं, उनमें भारत द्वारा निर्मित टीकों का ही बोलबाला है। एक जमाने में टिटनेस जैसी जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए टीका तैयार कर सामने आई पूना की सीरम इंस्टीट्यूट ने पोलियो जैसी बीमारी से निजात दिलाने के लिए गए 2 बूंद के नाम से पोलियो की पीने की खुराक तक बनाकर दुनिया के देशों को बता दिया कि अनुसंधान के क्षेत्र में हम दुनिया के देशों से 2 कदम आगे ही हैं। हमें भूलना नहीं चाहिए कि कोरोना के विश्वव्यापी संकट के दौर में हमारे स्वदेशी टीकों की ओर दुनिया के देश टकटकी लगाए रहे। हमारे वैज्ञानिकों के प्रयास से ही कोविशील्ड और कोवैक्सीन का डंका भी दुनिया के देशों में बजता रहा। ये सच है कि आपातकाल में हम अधिक बेहतर परिणाम देते हैं। कोरोना के शुरुआती दौर में जिस तरह से कोरोना किट का संकट आया और कोरोना की दूसरी लहर में जिस तरह से ऑक्सीजन की कमी को लेकर सामना करना पड़ा, उन सभी परिस्थितियों से निपटने में समूचा देश और मशीनरी आगे आई और अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगने से ऑक्सीजन की कोई कमी दिखाई नहीं दी। यही वजह है कि पूरी दुनिया को अब भारत में आशा की किरण दिखाई देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। भारत एक उगता सूरज में अब बात करेंगे स्पेस की। भारत स्पेस के क्षेत्र में लंबी छलांग लगाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार इस बात की कोशिश कर रही है कि भारत तेजी से बढ़ती स्पेस इंडस्ट्री का फायदा उठाने के लिए अपनी पूरी क्षमता के साथ काम करे। इस नीति को आगे बढ़ाने के लिए इसरो लगातार नई खोज में जुटा है। तमाम देश भारत के साथ व्यावसायिक समझौता करने के इच्छुक है, क्योंकि कम लागत और सफलता की गारंटी इसरो की सबसे बड़ी ताकत है। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। क्षेत्रों में अपना लोहा मनवाने वाला भारत अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा रहा है। दुनिया भर में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो की धूम मची है। अब समय आ गया है जब इसरो व्यावसायिक सफलता के साथ साथ अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा की तरह तमाम खोजों पर भी ध्यान देगी। 15 अगस्त 1959 को इसरो का गठन हुआ था। तब से अब तक ये सफलता के नए कीर्तिमान गढ़ता गया है।
चांद पर अंतरिक्ष यान भेजने की परिकल्पना साकार हुई तो अब हम चांद पर ही नहीं बल्कि मंगल ग्रह पर भी सफलतापूर्वक पहुंच गए हैं और अब इसरो को अंतरिक्ष खोज और शोध के लिए रणनीति बनानी होगी, क्योंकि जैसे जैसे अंतरिक्ष के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, अंतरिक्ष की खोज बेहद महत्वपूर्ण होती जाएगी। हालांकि इस काम के लिए सरकार को इसरो का सालाना बजट भी बढ़ाना पड़ेगा, जो फिलहाल नासा के मुकाबले काफी कम है। मौजूदा वक्त में अंतरिक्ष क्षेत्र में करीब 102 स्टार्टअप पर काम कर रहे हैं, जो अंतरिक्ष से संबंधित स्टार्टअप अत्याधुनिक क्षेत्र जैसे मलबा प्रबंधन, नैनो उपग्रह, सैटेलाइट लॉन्च कैरियर, जमीनी प्रणाली अनुसंधान में बेहतरीन काम कर रहे हैं। बीते 3-4 साल की बात की जाए तो पहले केवल 2 स्टार्टअप से ये सफर शुरू हुआ था। अनुसंधान, विकास, शिक्षा और उद्योग के एक हो जाने और समान भागीदारी होने से इस अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में बूम आया है। इस वक्त प्राइवेट सेक्टर और स्टार्टअप्स के संग इसरो की अगुवाई में अंतरिक्ष क्रांति क्षितिज पर अपनी चमक बिखेर रही है। इसरो अंतरिक्ष की दुनिया में नित नए कीर्तिमान बना रहा है। वैसे तो भारत के सफल चंद्र मिशन और मंगल मिशन के बाद से ही इसरो व्यावसायिक तौर पर काफी सफल रहा है और इसरो के प्रक्षेपण की बेहद कम लागत की वजह से दुनिया भर के कई देश अब इसरो से अपने उपग्रहों की लॉन्चिंग करा रहे हैं। अंतरिक्ष बाजार में भारत के लिए संभावनाएं बढ़ रही हैं। इसने अमेरिका समेत कई बड़े देशों का एकाधिकार तोड़ा है। असल में इन देशों को हमेशा से ये लगता रहा कि भारत अगर अंतरिक्ष के क्षेत्र में इसी तरह से सफलता हासिल करता रहा तो उनका न सिर्फ उपग्रह प्रक्षेपण के कारोबार से एकाधिकार छिन जाएगा, बल्कि मिसाइलों की दुनिया में भी भारत इतनी मजबूत स्थिति में पहुंच सकता है कि बड़ी ताकतों को चुनौती देने लगे। दुश्मन मिसाइल को हवा में ही नष्ट करने की क्षमता वाली इंटरसेप्टर मिसाइल का सफल प्रक्षेपण इस बात का सबूत है कि भारत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा तंत्र के विकास में भी बड़ी कामयाबी हासिल कर चुका है। दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही ध्वस्त करने के लिए भारत ने सुपरसोनिक इंटरसेप्टर मिसाइल बनाकर दुनिया के विकसित देशों की नींद उड़ा दी। एक समय ऐसा भी था जब अमेरिका ने भारत के उपग्रह को लॉन्च करने से मना कर दिया था, लेकिन आज स्थिति ये है कि अमेरिका समेत तमाम देश खुद भारत के साथ व्यावसायिक समझौता करने को इच्छुक हैं। अब पूरी दुनिया में सैटेलाइट के माध्यम से टेलीविजन प्रसारण, मौसम की भविष्यवाणी और दूरसंचार का क्षेत्र बहुत तेज गति से बढ़ रहा है और चूंकि ये सभी सुविधाएं उपग्रहों के माध्यम से संचालित होती हैं, इसलिए संचार उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित करने की मांग में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि इस क्षेत्र में चीन, रूस, जापान जैसे कई देश प्रतिस्पर्धा में हैं, लेकिन ये बाजार इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि ये मांग उनके सहारे पूरी नहीं की जा सकती। ऐसे में व्यावसायिक तौर पर यहाँ भारत के लिए बहुत संभावनाएं हैं। कम लागत और सफलता की गारंटी इसरो की सबसे बड़ी ताकत है, जिसकी वजह से अंतरिक्ष इंडस्ट्री में आने वाला समय भारत के एकाधिकार का होगा। अब तो अमेरिका भी अपनी सैटेलाइट लॉन्चिंग के लिए भारत की लगातार मदद ले रहा है, जो अंतरिक्ष बाजार में भारत की धमक का स्पष्ट संकेत है। अमेरिका 20वां देश है जो कमर्शियल लॉन्च के लिए इसरो से जुड़ा है। भारत से पहले अमेरिका, रूस और जापान ने ही स्पेस ऑब्जर्वेटरी लॉन्च किया है। वास्तव में नियमित रूप से विदेशी उपग्रहों का सफल प्रक्षेपण भारत की अंतरिक्ष क्षमता की वैश्विक मजबूती का गवाह है। वास्तव में इस क्षेत्र में किसी के साथ सहयोग या भागीदारी सभी पक्षों के लिए लाभदायक स्थिति में है। इससे बड़े पैमाने पर लगने वाले संसाधनों का बंटवारा हो जाता है, खास तौर पर इसमें होने वाले भारी खर्च का।
अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो साल 2020 में लॉन्च सर्विसेज हिस्सों का कारोबार 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर आंका गया था। इसके साल 2025 तक 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। इसमें सबसे खास बात कम लागत से तैयार होने वाले उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के बड़े पैमानों पर उत्पादन का होना है। इससे दुनिया भर में भारत के उन उपग्रहों का प्रक्षेपण वाहनों के ग्राहकों की मांग बढ़ेगी। भविष्य में अंतरिक्ष में प्रतिस्पर्धा और बढ़ने वाली है। भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नई सफलताएं हासिल कर विकास को अधिक गति दे सकता है। देश में गरीबी दूर करने और विकसित भारत के सपने को पूरा करने में इसरो काफी मददगार साबित हो सकता है। भारत अंतरिक्ष अनुभवों का माहिर खिलाड़ी रहा है। इसकी बानगी टीपू सुल्तान के मैसूर की जंग में मिलती है। इस जंग में टीपू ने अंग्रेजों के खिलाफ रॉकेट का इस्तेमाल किया था। ये तकनीक पड़ोसी देश चीन से रेशम मार्ग के जरिए हासिल की गई थी। 1947 में अंग्रेजी हुकूमत की बेड़ियों को उखाड़ फेंकने के बाद भारत के वैज्ञानिक देश की रॉकेट तकनीक को सुरक्षा में इस्तेमाल करने और इसमें अनुसंधान और विकास के लिए मशहूर हो गए। आज आलम ये है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था 2025 तक करीब 13 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी 1.05 लाख करोड़ रुपए होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसमें सबसे अहम रोल प्राइवेट सेक्टर निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।